हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरल टर्म्स देख लिए थे लास्ट टर्म में, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी, ये देखा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेरिएशन इन मोलर कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन। मतलब डाइल्यूट करने में किसी भी कंसंट्रेशन की या किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कम करने में उसकी मोलर कंडक्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। हम लोग समझ चुके हैं वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। वीक जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, 1%, 2%, 10% डिसोसिएट हो जाते हैं, और स्ट्रॉन्गली डिसोसिएट वो 90 to 95%, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो 90 to 95% डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट हेडिंग करेंगे अपनी, क्या है, वेरिएशन। वेरिएशन मतलब चेंजेस ऑफ मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस में क्या चेंजेस आएंगे? वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टेंस में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन किसका हो रहा होगा? सॉल्यूशन का। ठीक है, तो एक ग्राफ समझते हैं। एक ये ग्राफ है जिसमें हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, लेमडा एम, और वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस पे मोलर कंडक्टेंस, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका रूट है। ठीक है, ये एक हम लोगों ने क्या लिया है? ग्राफ लिया है। इस ग्राफ का जो क्या कहते हैं, एक तरह से जो इक्वेशन है वो ये है, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा नॉट एम। ये क्या है? मोलर कंडक्टेंस। ये मोलर कंडक्टेंस एट इन्फानाइट डाइल्यूशन, मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है, कंसंट्रेशन को इतना डाइल्यूट कर दिया है कि जो हमारा सॉल्यूट था उसकी अमाउंट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो रही है। ठीक है, माइनस ए प्लस ए क्या है? कांस्टेंट है, बी प्लस बी लेमडा नॉट एम, ये भी कांस्टेंट है, अंडर रूट सी। तो ये इक्वेशन यहाँ यूज़ करी गई है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज़ किया गया है। तो इस ग्राफ में हमको क्या मिलेगा? एक ये मिलेगा, ये यूज़ हो रहा है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एक दूसरा कर्व देखने को मिलेगा, वो है ये, और ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोगों ने क्या बनाया है? हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया है जो बेस्ड है इस इक्वेशन पे। अगर हम लोग बहुत सारा डाइल्यूशन करते हैं, मतलब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो, इधर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा होगा और इधर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देते हैं कंसंट्रेशन, या इसको एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा हमारे सॉल्यूशन में, और यहाँ को हम बोल सकते हैं इन्फिनाइट मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, या फिर लेमडा नॉट एम मोलर कंडक्टेंस एंड इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इसको भी बोल सकते हैं, तो इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, जब जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तब
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ हमने एक्स्ट्रापोलेट किया, मतलब उसको बढ़ा दिया, ज़ीरो की तरफ ले गए, तो हमने पाया कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो ये आई है, ठीक है। और कंसंट्रेशन के साथ ये टर्म आ रहा है, इसमें ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब एक्स्ट्रापोलेशन मतलब क्या कर दिया हमने कि जैसा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिहेव कर रहा था उसको वैसा ही हम प्री अज्यूम कर ले, मतलब पहले भी ऐसा ही हुआ होगा, या फिर उसको, इसको अगर आगे हम बढ़ा देंगे तो भी हम ये करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, इसको आगे ना करके हमने पीछे एक्स्ट्रापोलेट किया, मतलब हम डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट ज़ीरो कंसंट्रेशन कर दी, ठीक है। तो जब ऐसा किया तो मोलर कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा, मतलब लेमडा एम जो इंक्रीज करेगा अगर डाइल्यूशन इंक्रीज कर सकती है, डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है। देख रहे हो डाइल्यूशन, ये लेमडा एम इंक्रीज कर रहा है, इधर वैल्यू बढ़ रही है, इसकी भी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करते हैं तो ये कहीं टच ही नहीं करेगा, ये ऐसे ऊपर पैरेलल होके चला जाएगा, ठीक है। तो इससे ये शो करता है कि जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरी तरह डाइल्यूट नहीं होगा या फिर पूरी तरह डिसोसिएट ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया तो ये वाई एक्सिस पे क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया, उसको वैल्यू दे दी हमने डेल्टा नॉट एम या फिर डेल्टा इन्फिनिटी एम, ठीक है। इसको मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डिल्यूशन बोल सकते हैं या फिर मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी थ्योरी लिखवाएंगे तब बोल देंगे, लिखवा देंगे। फिर क्या है, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो गई कि ये तो पैराबोलिक की तरह दिख रहा है, अगर हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया तो ये क्या वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जब वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो ये जो है इसमें इस ग्राफ से इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसको हम अलग एक्सप्लेन करेंगे, किससे, कोलार्च लॉ से, इनडायरेक्ट मेथड है उसका। जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डिल्यूशन कराएंगे तो ये वेरिएशन देखा जाएगा, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस में डाइल्यूशन करने पे। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक टर्म होता है, ऐसा करते पहले इसको लिख लेते हैं फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करेंगे। सारे पॉइंट्स जो बोले हैं वो लिख देते हैं। पहला ये है लेमडा एम इंक्रीजेस ऑन इफ डाइल्यूशन इंक्रीजेस, डाइल्यूशन बढ़ा दिया गया है तो। सेकेंड थिंग क्या है, ऑन एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ ऑफ strong electrolyte it intersect y axis at lambda नॉट m और lambda infinity m। इसको क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गए फर्स्ट पॉइंट। या फिर एक और पॉइंट लिख सकते हैं पहले, लिख दे, इसको पहले नोट कर लीजिए फिर लिखते हैं।
molar conductance lambda m will increase on dilution whatever is the electrolyte strong or weak। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद एक पॉइंट और है जो हमको लिखना है, किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ पैराबोलिक नेचर का है, तो कभी भी मीट ही नहीं करेगा। डू नॉट इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस। तो डाइल्यूशन जब होगा तो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और ये इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? a प्लस बी लेमडा नॉट m। हो गया। इसको रब करते हैं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इन केस ऑफ weak electrolyte on extrapolating the curve या parabolic curve, parabolic curve it does not intersect y एक्सिस। ठीक है, वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सो डेल्टा नॉट m फॉर weak electrolyte cannot be calculated here। We use Collard's law for weak electrolyte, जो एक इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, कोलार्ज की स्पेलिंग गलत है, KHORAUCH, कोलार्ज। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। तो इस रिलेशन को और कैसे लिख सकते हैं, जो हमको इसमें पूरे में समझना था कि डाइल्यूट कर रहे हैं हम अपने सॉल्यूशन को, तो क्या कंडीशन बनेगी? पहली, डाइल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक है, कंसंट्रेशन किसका? सॉल्यूशन का डिक्रीजेस। ठीक है, और लैम्डा नॉट m इंक्रीजेस।
ठीक है, केवल ये है की पॉइंट इस ग्राफ का। ठीक है, को नोट कर लीजिए। लेमडा नॉट एम भी लिख सकते हैं, लेमडा एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स ब्रेक कर रहे हैं अपॉन कितने नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली हमारे पास थे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताता है कि कितना हमारा स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हुआ है। ठीक है, या उसके आयंस के फॉर्म में, मतलब जैसे CH3COOH है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो ये कैसे कितना ब्रेक हुआ, कितना CH3COOH माइनस और H+ में ब्रेक हुआ है। ठीक है, पूरा पूरा ब्रेक हुआ है कि 1%, 10% कुछ ब्रेक हुआ है, तो वो कौन बताता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको रब करते हैं और हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब ब्रेक डाउन होना। किसका होगा? सॉल्यूशन में जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका डिसोसिएशन होगा। सिंबल है अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करेगी? 0 से 1 के बीच में। ठीक है, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, 1 होगी या 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो 0 का मतलब नो डिसोसिएशन। नो डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा, हमारा इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और 1 का मतलब 100% डिसोसिएशन। तो ये वाली कंडीशन कहाँ होगी? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगी। ठीक है, 1 की कंडीशन, और 1 से कम हमेशा किसकी होगी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो यहाँ लिख सकते हैं 100% डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट लिख देना। ठीक है, ये हो गई अल्फा। अब अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? तो अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, जो ब्रेक डाउन कर गए हैं। ठीक है, डिसोसिएट अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जितने नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएट कर गए हैं वो, और जितने और पहले थे डिसोसिएशन होने के पहले जितने थे वो, उनके नंबर ऑफ मोल्स। तो अल्फा ये है। और अल्फा क्या हो सकता है? अल्फा हो सकता है लेमडा एम मोलर कंडक्टेंस अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ये क्या है? मोलर कंडक्टेंस, और ये क्या है? लिमिटिंग या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, या इसको क्या बोल सकते हैं? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हमें देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर अल्फा बढ़ रहा है तो लैम्डा m बढ़ेगा और लैम्डा नॉट m घटेगा। ठीक है, ये कंक्लूड कर सकते हैं हम इससे बड़े आसानी से। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बढ़ेगा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा तो अल्फा भी बढ़ेगा। तो यहाँ जगह है, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इफ lambda m of weak electrolyte increases, alpha also increases। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज करेगी अगर हमारा मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है तो। ठीक है, ये हो गई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात। ये तो जिस तरह पढ़ाया जा रहा है ना, तो ये समझ लो फ्री में बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत जो लोग फ्री की वैल्यू नहीं समझते वो अभी बहुत सारे लोग समझते हैं, लेकिन अभी क्या है कि सीटेट के भी एग्जाम्स हैं, उनके फ्री क्लासेस क्वेश्चंस चला रहे हैं टीचर्स। बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन फ्री होने लगी है, चाहे जैसे हो रही हो। ठीक है, तो ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अगर 0 आ रहा है अल्फा की वैल्यू तो नो डिसोसिएशन, मतलब हमारा इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर 100% डिसोसिएशन है तो क्या हो रहा है, अल्फा की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इसके सारे पॉइंट करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। मतलब अगर हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेमडा लेमडा एम क्या होता है, के अपॉन सी एम या के इंटू वी एम होता है, मोलर वॉल्यूम। तो उस फॉर्मूले में रख के भी हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो बहुत हाई लेवल का हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। ठीक है, अब हमको समझना है दे बाय हकल ऑन-स्वेगर थ्योरी। वो किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ठीक है, अब जो बात होगी वो सारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात होगी तो कोलार्स लॉ के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, आई होप ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। जो थ्योरी है थोड़ी एडवांस लेवल है, आप अगर ग्रेजुएशन में हैं तो काम आएगी, मास्टर्स में है तो काम आएगी, या फिर पीजीटी टीजीटी ले रहे हैं तो काम आएगी। तो डे बाय हकल, टीजीटी में तो नहीं है लेकिन पीजीटी में है, तो डे बाय हकल ऑन सेगर थ्योरी। थ्योरी ऑफ किसकी है ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, या फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेगी, डेबाय और ऑनसेगर ने दी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह की थ्योरी है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को दो तरह की थ्योरी में रखा गया है। पहला है, इस थ्योरी में दो तरह की बातें होंगी। पहला है असिमेट्रिक इफेक्ट, सिमेट्रिक इफेक्ट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। ठीक है, और दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट।
ठीक है, तो अभी हम असिमेट्रिक की ही पूरी बात करेंगे। ठीक है, तो वो समझने के लिए पहले हमको इलेक्ट्रोफोरेटिक की नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो ऑनसेगर हकल ऑनसेगर जो इक्वेशन थी वो लिख लेते हैं। क्या थी? अभी सारी इसी की बात होगी। ठीक है, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा नॉट एम। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ था वो हमने यहाँ से इसके बेसिस से बनाया था, ए प्लस बी लेमडा नॉट एम रूट सी। ठीक है, इस ये इक्वेशन है, ये किसके लिए यूज होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ए बी कांस्टेंट है, सी कंसंट्रेशन है, ये लेमडा क्या है? मोलर कंडक्टेंस, और ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब क्या है कि जब स्फेरिकल आयनिक एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है, डिस्टॉर्शन ऑफ स्फेरिकल आयनिक एटमॉस्फेयर, मतलब जैसे ये प्लस आयन है तो इसके आसपास नेगेटिव चार्ज बहुत सारे होंगे, तो एक तरह से स्फेयर बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ क्या है? नेगेटिव चार्ज है और इसको घेरे हुए पॉजिटिव हैं बहुत सारे। जो आयन है वो अपने साथ उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी तो अनायन होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे या डेफिशिएंसी होगी तो अनायन बनेगा, अगर डेफिशिएंसी होगी तो कैटायन बनेगा और रिचनेस होगी तो अनायन बनेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे हैं आयंस, मतलब इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है। ठीक है, स्फेयर बना रखा है एक तरह का। जब ये स्फेयर डिफॉर्म हो जाएंगे या फिर जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, क्या करेंगे? अगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होगा आयन का, उसको आयनिक एटमॉस्फेयर कहेंगे। मतलब ये जो आयंस के आसपास जो एनवायरनमेंट बन रहा है उसको आयनिक एटमॉस्फेयर कहेंगे। नेट फोर्स इनका नेट फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, इसका भी इसका भी। ठीक है, अगर हम इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वो सॉरी आयनिक जो स्फेयर है वो मूव करने लगा अगर हमने इस पे करंट पास किया। ठीक है, एक तरह से करंट पास करी तो जैसा नेचर है उसके अपोजिट में मूव करने लगेगा। मतलब कहने का ये कि अगर हमने यहाँ पे एक ऐसे डिप कर दिया और इसको उससे जोड़ दिया, ठीक है, स्विच से जोड़ दिया और स्विच को चला दिया, तो यहाँ हमारे ऐसे एटमॉस्फेयर घूमते बहुत सारे बने थे। जब हमने चला दिया तो अगर ये हम पॉजिटिव मानते हैं तो ये नेगेटिव है टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी तो पॉजिटिव वाले कहाँ जाने लगेंगे? नेगेटिव के पास। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। जो हमारा स्फेयर था ना वो डिफॉर्म हो जाएगा, कहाँ जाने लगेगा? नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव वाला की तरफ होंगे वो नेगेटिव आने लगेगा, इधर आगे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, तो ये इधर जाने लगेगा। तो क्या हुआ? एक तरह से जो जैसा आयनिक स्फेयर था वो एक तरह से चेंज हो गया, उसका कलर डिस्टॉर्ट हो गया, सॉरी उसका शेप डिस्टॉर्ट हो गया, और उसका जो एनवायरनमेंट था या नेट फोर्स जो था वो भी चेंज हो गया। ठीक है, एनवायरनमेंट भी थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, तो ये है असिमेट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और अगर जो है स्फेरिकल सिमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो रही है तो सेंट्रल आयन अकेले तो घूमेगा नहीं। ठीक है, अगर हमने ऐसे चार्ज लगाया तो ये अकेले तो घूमेगा नहीं, ये अपना पूरा पूरा एनवायरनमेंट लेके जाएगा, तो वो जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और कहाँ ले जा रहा होगा? तो उसमें इधर से ये चाह रहा है इधर जाने को, और ये लोग जो है नेगेटिव वाले इनको पीछे खींच रहे हैं, ये चाह रहा है इधर जाने को और ये पॉजिटिव वाले इसको पीछे खींच रहे हैं। तो ये क्या होगा? अपोजिट ड्रैग या अपोजिट नेट ड्रैग फोर्स होंगे आयनिक एटमॉस्फेयर, ड्रैग फोर्सेस जो पीछे की ओर खींचते होंगे, ये फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो इसको ही असिमेट्रिक इफेक्ट कहा गया।
ठीक, जब हमने क्या किया, इसको डाइल्यूट किया, जब डाइल्यूट किया मतलब यहाँ पे जैसे कंसंट्रेशन ज़्यादा था तो ये स्फीयर पास पास थे, ठीक है। जब हमने डाइल्यूट किया तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस बढ़ी, जब इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो आयनिक एटमॉस्फेयर है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो आयनिक एटमॉस्फेयर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, जिसकी वजह से आयंस जो है हमारे आसानी से घूमने लगेंगे। अब ये ऐसे थे, इसकी जगह ये ऐसे हो जाएं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो वो हैं कैथोड एनोड, और हमने सेल लगा दिया है, यहाँ पे स्विच लगा दिया है, और यहाँ पे बहुत सारा डाइल्यूशन है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। मतलब तो अगर पॉजिटिव इधर जा रहा है तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव होंगे नहीं, बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है। उसको उसको ड्रैग कम नहीं करेंगे, ये जो जा रहा है ना, ड्राइविंग फोर्स है जो, मतलब उसको ले जाने का जो फोर्स है वो कम नहीं करेंगे। अगर नेगेटिव इधर आना चाह रहा है तो इधर जाएगा, और पॉजिटिव इसका बहुत दूर दूर होंगे, उतना इफेक्ट नहीं कर रहे थे जितना ये कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये 3 फिगर हैं हमको समझने हैं असिमेट्रिक इफेक्ट के लिए। तो ये क्या है, असिमेट्रिक इफेक्ट, जिसमें क्या होगा, स्फेरिकल आयनिक एटमॉस्फेयर का डिस्टॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे, असिमेट्रिक इफेक्ट। ये किस में होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। इस फिगर को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर लिखवाते हैं 2-3 लाइनें। तो असिमेट्रिक इफेक्ट में क्या लिखेंगे, पहली चीज लिखेंगे, फिर उसके बाद वो फिगर बना लेंगे तो समझ आ जाएगी ये चीजें, ठीक है। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मतलब जैसा है उसमें चेंजेस आ जाना, और डिफॉर्मेशन मतलब जैसा बना हुआ है उसमें कुछ और चेंजेस आ जाना, ठीक है। डिफॉर्मेशन इन स्फेरिकल आयनिक, स्फेरिकल आयनिक एटमॉस्फेयर, around any ion is called asymmetric effect। तो हमने 3 फिगर बनवाए थे, फिर से बनवा देते हैं तो आसानी से। पहला, जहाँ पे क्या है हमारा मेंटेन है आयनिक स्फीयर, ठीक है, ये है फर्स्ट। सेकंड में क्या है, आयनिक स्फीयर, स्फेरिकल आयनिक, स्फेरिकल आयनिक एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड। अब जब मेंटेन्ड है तो इसको तो असिमेट्रिक नहीं कहेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर जाना चाहता है, नेगेटिव इधर जाना चाहता है, ठीक है। थोड़ा चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिख सकते ऑन अप्लाइंग, तो यहाँ एक चीज यहाँ और लिखनी है, सेंट्रल नेट फोर्सेस इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट, ऑन अप्लाइंग, बाहर से हमने दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक field, there is
disturbance in the ionic spherical ionic atmosphere. किसका? आयन का, ऑफ आयन। ठीक है, जब हमने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तो क्या हो गया? डिस्टर्बेंस आ गया। तो इसके आगे लिखेंगे, ये यहाँ तक था। ड्यू टू विच सिमेट्री breaks या distorted and asymmetry effect is seen। ठीक है, हो गया। इसको रब करते हैं, इसके आगे की चीजें लिखते हैं, एक दो लाइनें बस। तो ये पॉइंट के बाद यहाँ लिखेंगे due to which symmetry breaks, symmetry effect is seen। The central ion feel drag force from opposite ions in their atmospheric in their ionic atmosphere that is central ion do not move independently। ठीक है, हो गया। उधर वाला वो रब कर देते हैं, लास्ट पॉइंट लिखते हैं। लास्ट पॉइंट है ऑन डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इंक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इंक्रीजेस, इंक्रीज करेगा। अगर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इंक्रीज कर रहा है तो आयनिक एटमॉस्फेयर वैनिश कर जाएगा। ये मतलब नोट पॉइंट करके लिख देना, नोट आयनिक एटमॉस्फेयर वैनिशेस। ये कब हो रहा होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हो रहा होगा। अगर डाइल्यूट कर देंगे तो ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, और जो हमारा आयन है वो सेंट्रल आयन कैन मूव फ्रीली। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और आपको जो भी चीज़ें कुछ न्यू पढ़नी है तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है।
तो ये ज़रूर देख लीजिएगा, इसको दोबारा रिपीट करके ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा-सा एडवांस लेवल है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।